नमस्कार, एमएचओ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विकी जैन। हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं राव इंद्रजीत सिंह, और मोदी मंत्रिमंडल के सदस्य भी हैं और एक दिग्गज, हरियाणा के दिग्गज नेता अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, हमारे साथ मौजूद है। राव साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमएचओ न्यूज में। राव साहब, सबसे पहले तो मैं शुरुआत वहीं से करना चाहूंगा। बदलाव देश को एक देखने को मिला है, और इस बदलाव में देश के साथ साथ वो लोग भी साथ रहे हैं जो जुड़े हैं एनडीए में आके, बीजेपी में आके। आप भी उन्हीं में से एक हैं, यानी कि आप भी एक बदलाव का हिस्सा रहे। लेकिन इस बदलाव, आप इतने सालों तक कांग्रेस में रहे, अचानक आपको कब एहसास हुआ कि अब मुझे इस बदलाव में जाना है या बीजेपी में शामिल होना है? देखो, बदलाव के अंदर जाने की बात शायद आपकी इतनी उचित नहीं है। मैं तो अपने आप को बदलाव करवाने वाली रूपरेखा में देखता हूं। हरियाणा के अंदर सबसे पहले कांग्रेस की नीतियों के ऊपर, ज़मीन की खरीद फरोख्त के ऊपर लोगों के जहन में जो बात चल रही है कि मुनाफाखोरी को तवज्जो दी गई है, निजी इंटरेस्ट को सराहाया गया है, तो सबसे पहले कांग्रेस में रहते हुए अगर किसी ने आवाज़ उठाई थी तो मैंने उठाई थी। और उस टाइम कांग्रेस तली में जाके टिकेगी किसी को नहीं मालूम था। कांग्रेस शिखर पर थी, अनेक स्टेटों में उनका राज था, और कोई यूं नहीं कह सकता था कि 6 महीने या 10 महीने या 1 साल के बाद उसकी 43 पे आकर के नफरी टिक जाएगी। तो मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, उस परिवर्तन के अंदर शुरुआत के अंदर मैं शामिल था, और परिवर्तन देख करके शामिल नहीं हुआ, बल्कि परिवर्तन करने के लिए विद्रोह किया। करने के लिए विद्रोह किया। केवल हरियाणा की बात भी हम करेंगे, लेकिन अगर हम पूरे देश की भी बात करें, जिस तरह से आज लोगों को उम्मीदें हुई हैं, सरकार को स्पष्ट बहुमत दिया है, तो जनता चाहती है कि अब कोई इफ और बट ना हो। पहले बार बार कहा जाता था जब सरकारें आती थी कि भाई स्पष्ट बहुमत नहीं है, गठबंधन धर्म निभाना है, यहां कमजोरी रह गई, वहां कमजोरी रह गई। अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब जनता की उम्मीदें भी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आपसे सवाल भी अब ज्यादा पूछे जाएंगे। मोदी सरकार से, एनडीए सरकार से सवाल ज्यादा इसलिए पूछे जाएंगे क्योंकि आपके पास स्पष्ट बहुमत है। तो आपको नहीं लगता जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ी है, उम्मीदें ज्यादा बढ़ गई हैं, और उन्हें पूरा करने में थोड़ी सी दिक्कतें आपके सामने पेश आएंगी क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा है? इसमें कोई दो राय नहीं कि इस सरकार के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा हो गई है, क्योंकि बहुमत मिल गया है स्पष्ट। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि नरेंद्र भाई मोदी के प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर होने के उपरांत सब वर्गों में पहली बार मेरे 36-37 साल के राजनीतिक जीवन के अंदर जात पात से उठ करके, मजहब से तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जात पात से उठ करके लोगों ने आशा जताई नरेंद्र भाई मोदी के अंदर, और उनको बहुमत दिया। अब बहुमत मिल गया तो जिम्मेदारी भी हाथ की हाथ जाती है उसके अंदर। मैं समझता हूं कि ये जिम्मेदारी निभाने के लिए ये सरकार पूरा प्रयास करेगी। जो कैबिनेट बना है सो उसके ऊपर भी जिम्मेदारी गई है। मैं कैबिनेट पे ही आपने बात की, कैबिनेट को लेकर भी कई सवाल, काफी छोटा, बार बार कहते रहे हैं मोदी जब रैलियां करते थे चुनाव से पहले कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात जो वो बार बार करते थे। तो क्या सिर्फ कैबिनेट छोटा कर देने से वो चीज लागू होती है? कई सेक्टर्स ऐसे हैं जहां पर सरकार की आवश्यकता नहीं है, वो रेड टेपिज्म ज्यादा होता है, काम हो नहीं पाता। अब हम हरियाणा के हैं, हरियाणा का आपका चैनल, मैं आपको हवाला देता हूं गुड़गांव का। गुड़गांव सबसे समृद्ध शहर माना जाता है। ये सरकार ने नहीं बनाया, लोगों ने अपना पैसा लगाया, लोगों ने जाकर के वहां बस करके अपना घर बनाया, और आज 65% राजस्व अकेला गुड़गांव देता है हरियाणा के कोष को, एक जिला। सरकार का ऐसा क्या योगदान है? सिर्फ ये कि गुड़गांव से जो पैसा आता है उससे अपनी तिजोरी भरते हैं, लेकिन गुड़गांव को वापस कुछ नहीं देते। तो इस तौर के ऊपर जो गुड़गांव का है मसला, इसी तरह से हो सकता है और देश के अंदर भी यही स्थिति हो कि अगर गवर्नेंस कम कर दी जाए, अगर गवर्नमेंट कम कर दी जाए, तो शायद गवर्नेंस ज्यादा हो जाए। जो मंत्रिमंडल बनाया गया उस पर भी बहुत सारे सवाल उठे। आपने भी सुने होंगे राव साहब कि तमाम लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया, कुछ अपने भी नाराज हुए, भले ही वो अब नाराजगी खुलकर नहीं जता रहे हैं क्योंकि मोदी जी के व्यक्तित्व के आगे कुछ खुलकर नहीं आ पा रहा है सामने, लेकिन अंदर ही अंदर वो जो लोग चाहते थे कि उन्हें प्रतिनिधित्व मिले, मिला नहीं। इवन आपको जब प्रतिनिधि दिया गया तो बार बार कई लोगों ने दबे शब्द में कहा कि अभी तो आए थे बीजेपी में, इन्हें आपने मंत्री का दर्जा दे दिया। तो इस तरह के सवाल जो उठ रहे हैं, आपको लगता है ये आगे चल के दिक्कतें ना पैदा करें सरकार की? देखो, प्रथा तो यही रही है आमतौर के ऊपर पिछले 10 साल यूपीए 1 और 2 को छोड़ करके,
कि प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है कि मंत्रिमंडल में वो किसको ले। अगर प्रधानमंत्री लोगों को जवाब देने में रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है तो टीम भी उसकी होनी चाहिए ताकि वो काम कर पाए, रोजाना कोई उसकी टांग ना खींचे। तो मैं समझता हूं कि हाल के अंदर अगर किसी लोगों की आशाओं के ऊपर पानी फिरा है तो एक तो ये हो सकता है कि अगले विस्तार के अंदर उनका नाम शायद आ जाए और उनकी इशारे में कह रहे हैं कुछ लोग हैं उन्हें समझा लिया जाएगा अगले विस्तार में। नहीं, समझाने की बात नहीं है अभी, मतलब जल्दबाजी के अंदर ये जो हमने को खुद प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि जिस दिन ओथ हो रही थी उसी सुबह दिन उन्होंने फाइनलाइज किया था अपना ये छोटा कैबिनेट, समय नहीं मिला होगा। जब से सरकार आई है ऐसा लगता है कि लगातार इश्यूज उठ रहे हैं। पहले आपने देखा स्मृति ईरानी का इशू की शिक्षा को लेकर, फिर आपको लेकर भी कई सवाल बीच बीच में उठे, तो आखिर क्यों अभी तो सरकार पूरी तरह चल भी नहीं पाई, इसे क्या कहेंगे, इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे? देखो, मेरे को लगता है कि कांग्रेस को उम्मीद ये नहीं थी कि उनकी स्थिति ये हो जाएगी और वो डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं। अब अपने अंदर मंथन करके और अपने यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की बजाय वो दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने का प्रयास कर रहे हैं। अब सरकार चली भी नहीं है, उससे पहले तुम कीचड़ उछालने लग जाओ, तो मैं समझता हूं इतनी मैच्योर और पुरानी पार्टी को शायद नहीं करना चाहिए था। अच्छा, मैं एक छोटा सा इससे चाहूंगा आपकी टिप्पणी कि क्या आपको लगता है शिक्षा एक राजनीतिज्ञ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है? एक राजनीति करने के लिए एक शिक्षा, आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, आप इससे क्या कहते हैं? हमारे चौधरी देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने थे जी, और उनसे पूछा गया कि भाई तुम लोन माफ कैसे करोगे, तो उन्होंने कहा कि मैं बाबू को बुलाऊंगा और बोलूंगा लिख दो, लोन माफ कर दो, और मैं नहीं लिख दूंगा देवीलाल। उसको दस्तखत करने आते थे उनको, तो सब लोगों ने उनको सराया, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अगर नीयत साफ है, काम करने की नीयत है, फैसला गलत हो सही हो वो बात दूसरी है, लेकिन अगर मंशा सही है और देश प्रेम आपके दिल के अंदर भरा हुआ है तो मैं समझता हूं कि फॉर्मल एजुकेशन की ऐसी जरूरत नहीं होती। बिल्कुल। एक आपसे जुड़ा सवाल भी लेना चाहूंगा, फिर वापस हम हरियाणा पे चलेंगे। किरीट सोमैया ने जिस तरह के आप पर आरोप लगाए थे पिछली बार कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, उसे लेकर आज एक बार दोबारा से वो इशू रेज हो रहा है, बार बार हर जगह उस तरह की आवाजें आ रही हैं, तो इस पर लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर यूपीए 2 के अंदर मंत्री नहीं बनाया गया था। मैंने ये कहा कि भाई आप मुझे मंत्री नहीं बना रहे हैं तो या तो आप बताओ कि मेरी गलती क्या है, या आप खुद कहो कि जी मेरी खुद की हमारी गलती होगी, दोनों में से एक तो होगा ना, या तो आपकी गलती है या मेरी गलती है, तो बताओ तो सही। तो उन्होंने हमारे को कहा कि जी भाई गलती हो गई है, हम आगे तुम्हारे को कंसिडर करेंगे। जब दूसरा एक्सपेंशन होने जा रहा था यूपीए 2 की कैबिनेट का, तो जिस दिन एक्सपेंशन होने जा रहा था उससे 2 या 3 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज के ऊपर शिशिर गुप्ता नाम के एक पत्रकार ने एक कहानी निकाली फ्रंट पेज पे कि जिस तरह से आदर्श के अंदर घोटाला हुआ है, एक और घोटाला और हुआ है बंबई के अंदर कंडावली में या कहां पे हुआ है, और उसके अंदर उस टाइम का लेना देना का बात चल रहा था। हाँ, तो उसके ऊपर करा गया है और मेरा और मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी का उसके अंदर नाम शामिल कर दिया ताकि मैं मंत्रिमंडल के अंदर दोबारा से ना आया हूं। अब वो मंत्रिमंडल में तो मैं नहीं आया, लेकिन हम कांग्रेस में उस टाइम थे और एंटनी बाबू ने, जैसे वो करते हैं अमूमन करते आए हैं, सारा केस सीबीआई को सौंप दिया। मेरे लिए कोई खास उन्होंने रियायत नहीं करी। उन्होंने भाई सच क्या है सच क्या नहीं है वो सीबीआई भांपे। सीबीआई ने 2-3 साल प्रयास किए कि भाई इसके अंदर कुछ इंद्रजीत सिंह पे है या दूसरे अफसरों के ऊपर है, सारी चीज़ देखो। अब 2-3 साल के बाद उन्होंने करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट दे दी कि इसके अंदर तो कुछ पाया नहीं, हम इस केस को क्लोज कर दिए हैं। केस क्लोज हो गया 2013 के अंदर, 11 में शायद हुआ था, 11 में हुआ था ना, 11 में हुआ था और सितंबर अक्टूबर 2013 के अंदर उन्होंने क्लोजिंग रिपोर्ट फाइल कर दी और इत्तला कर दी इनको कि हमको तो कुछ पाया नहीं गया। लेकिन इसलिए सवाल बार बार उठ रहे हैं राव, हाँ। क्योंकि अब जो सवाल उठाए गए थे वो अब जब आप जिस पार्टी में एनडीए के अंदर हैं और किरीट सोमैया भी बीजेपी के ही नेता हैं, हाँ। उनकी तरफ से उठाए गए, तो क्या एक बार फिर से जिस तरह की बातें की जा रही है आप ही की पार्टी के हैं, तो आपको नहीं लगता कि एक बात पहले फ्रंट पर हो जाए, बैठकर पार्टी के फ्रंट पर फिर आ गया है? नहीं, इससे
कीरत सुमैया की नीयत के अंदर कोई शक नहीं है। वो अखबारबाजी जो हुई थी उसके आधार के ऊपर उन्होंने कहा कि भाई इसका इंक्वायरी होना चाहिए। इंक्वायरी एंटनी बाबू ने सबसे बड़ी एजेंसी से करवा दी, सीबीआई से करवा दी। और फिर मुझे ये याद है कि मैं पार्लियामेंट 2009 से 2014 भी तो मैं एमपी था, तो किसी ने सवाल पूछा, मुझे याद नहीं किसने पूछा, उन्होंने सवाल पूछा कि भाई वो केस जो था डिफेंस का, इंद्रजीत सिंह वाड़ा और दूसरे 2-4 फौजी थे जो जनरल वीके सिंह के टाइम के ऊपर जिनका आपस में थोड़ा तालमेल नहीं बन रहा था, तो उसका क्या हुआ। तो पार्लियामेंट में जवाब दिया है सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने, और उस टाइम में विद्रोह की लहर में आ गया था कि सीबीआई ने हमारे को लिख करके दे दिया है कि इसके अंदर कोई तंत्र आ पाया नहीं गया और हमारी तरफ से ये केस क्लोज है। ये पार्लियामेंट में उस टाइम के मंत्री ने बयान दे दिया। तो जब पार्लियामेंट में बयान चला गया तो कीरत सोमैया कैसे उस बात को जब उठाएंगे, क्योंकि वो भी एमपी तो थे ही ना, पढ़ते तो होंगे, उस केस से जुड़े हुए थे। जब पार्लियामेंट में इस बयान आ गया कांग्रेस सरकार का, तो उसके बाद तो वो क्यों उठाएं जब मैं बीजेपी में आ गया हूं। चलिए अब वापस लौटते हैं हरियाणा की तरफ और खासकर गुड़गांव की तरफ। आपने बात की कि गुड़गांव ने बहुत तरक्की की, बहुत ज्यादा कहें कि अर्निंग करता है, सबसे ज्यादा इनकम टैक्स पेयर अगर है तो गुड़गांव के अंदर है। आप लगातार गुड़गांव से जीतते हैं। इनकम टैक्स की बात नहीं कर रहा मैं, कुल मिलाकर के राजस्व जो जाता है हरियाणा की, हाँ, इनकम टैक्स पेयर भी सबसे ज्यादा अगर रहते हैं पर कैपिटा हरियाणा के अंदर अगर देखा जाए तो। हाँ, मैं अगर बात करूं प्रॉपर, आप गुड़गांव से लगातार जीतते आए हैं, आपने इसी बात को लेकर मुद्दा उठाया था कि कहीं ना कहीं भेदभाव किया गया कांग्रेस सरकार ने हरियाणा के अंदर आपके इलाके के साथ, वो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। अब आप दूसरी पार्टी में बीजेपी में शामिल हुए, नेता हैं और मंत्री भी बनाए गए हैं, बहुत अच्छे बहुमत से जनता ने आपको जिता कर भेजा। ऐसे में अब गुड़गांव को लेकर आपकी क्या योजना है? जो भेदभाव की बात आप करते थे उसे खत्म करने के लिए क्या योजना? देखो, भेदभाव भारत सरकार से इतना नहीं हुआ जितना कि हरियाणा सरकार से हुआ है। मैं हरियाणा सरकार को भी लेकर कहूं तो आपको लगता है क्योंकि अब आप दूसरी पार्टी में हैं तो आप ज्यादा मजबूती से अपनी बात को कहेंगे, ज्यादा मजबूती से रख पाएंगे अपनी बात को? नहीं कहेंगे ही नहीं, हम इस सरकार को हटा देंगे 6 महीने के अंदर। हरियाणा वाली की को, जिन्होंने ये भेदभाव किया है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है ना, तो इलेक्शन आने वाले हैं हमारे तो।